हेलो और नमस्कार और आदाब मेरे सब दोस्तों को। आपके दोस्त और गाइड इरफान की तरफ से एक बार फिर आपके अपने चैनल एस्ट्रो एश्योरेंस पर आपके साथ हूँ। भावों के आखिरी लेवल पर भाव यानी धर्म भाव, अर्थ भाव, काम भाव और मोक्ष भाव, और इनमें से हर एक का मतलब क्या है? इन धर्म भाव, अर्थ भाव, काम भाव और मोक्ष भाव के स्वामी का मतलब क्या है? वो ग्रह ऊर्जाएं क्या हैं जो आखिरी लेवल पर, उनका प्रसार क्या है, उनका प्रकटीकरण क्या है, उनका मतलब क्या है? साइन एनर्जी को भी साइन लेवल पर देखा, साइंस की गहरी मीनिंग और आखिरी लेवल एनर्जी क्या है? तो हमने बहुत सारे खास तरह के भावों, ग्रहों के कॉम्बिनेशन, ग्रहों का एक दूसरे से विरोध, ग्रहों का एक दूसरे से साथवां होना, रिफ्लेक्शन एनर्जी, आपको पता है, रिफ्लेक्शन तकनीक, ये सब हम देख चुके हैं। और मैंने वादा किया था कि सबसे आखिरी बीइंग लेवल पर, जिसे नक्षत्र स्टैंड फॉर करते हैं, हम नक्षत्रों में और गहराई से देखेंगे, क्योंकि ये एक चीज है जो मुझे लगता है कि यहाँ कमी है। नक्षत्र लेवल पर बहुत सारी रिसर्च, बहुत सारे वीडियोस में कमी है। इस प्लेटफॉर्म पर जो भी कंटेंट मैं देखता हूँ, वो ज्यादातर इस रूप में होता है कि साइंस क्या है, ग्रह ऊर्जाएं क्या है, दोष क्या है, योग क्या है, ज्यादातर चीजें इन्हीं के आसपास होती है। नक्षत्र लेवल पर उसका गहरा प्रसार नहीं है। ज्यादा से ज्यादा नक्षत्रों को एक्सप्लेन किया गया है, लेकिन बहुत सारे वीडियोस हैं जो नक्षत्रों को समझाते हैं, मगर नक्षत्रों का आखिरी मतलब गायब है। और नक्षत्र पेयर क्या है? नक्षत्रों के कॉम्बिनेशन क्या है? वो एनर्जी क्या है जो आखिरी लेवल पर नक्षत्र दिखाते हैं? नक्षत्रों की ऊर्जाओं का एक साथ आना, मुझे लगता है कि ये सब कमी है, और इसलिए मैं नक्षत्रों पर वीडियोस की सीरीज बना रहा हूं ताकि हम और गहरे उतर सकें उसके आखिरी प्रसार में और उन्हें बेहतर समझ सकें। तो आज हम बात करेंगे बहुत बारीक लेवल पर, नक्षत्र पाद लेवल पर, वो ऊर्जाएं क्या हैं जो नक्षत्रों और उनके स्वामित्व को परिभाषित करती हैं, और क्या कोई समानता है, और क्या नक्षत्र पादों में कोई उद्देश्य है? हमें पता है कि नक्षत्र पाद, जब कोई ग्रह किसी खास नवांश में या किसी खास नक्षत्र पाद में होता है, जो कि नवांश ही है, वहां नक्षत्र पाद की ऊर्जाएं भी ये बताती हैं कि ग्रह अपना परिणाम कैसे देगा, चाहे वो किसी भी साइन में हो। तो अलग अलग साइंस में अलग अलग नक्षत्र होंगे और नक्षत्रों के पाद होंगे। तो जिस पाद में कोई ग्रह होता है, और वो पाद कौन सा है, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या, वो ऊर्जाएं भी असर दिखाती है। तो हमने उस हद तक देख लिया है कि हमारा क्या मतलब है। हालांकि मैं नक्षत्र लेवल पर देख रहा हूँ, क्या पाद ऊर्जाओं का कोई मतलब है और उसका प्रतिबिंब क्या है? क्या नक्षत्र पाद ऊर्जाओं में कोई समानता है? चलिए ये बात करते हैं। अब हम जानते हैं कि साइंस नक्षत्रों में बटे होते हैं। हालांकि सिर्फ 12 साइंस होते हैं, हमारे पास 27 नक्षत्र हैं। हर साइन 30 डिग्री का होता है, मगर हर नक्षत्र करीब 13 डिग्री और 20 मिनट का होता है, और इसलिए एक नक्षत्र करीब 13 डिग्री 20 मिनट का होता है। तो दो नक्षत्र मिलकर 26 डिग्री 40 मिनट के होते हैं। तो करीब करीब हर साइन के अंदर 2 नक्षत्र ऊर्जाएं आती हैं। लेकिन हम ये भी जानते हैं कि नक्षत्र और 4 पादों या 4 हिस्सों में बटे होते हैं, और हर पाद एक खास साइन को दिखाता है। मिसाल के तौर पर, जब आप मेष साइन से शुरू करते हैं, तो मेष साइन 9 हिस्सों में बटेगा, यानी 9 नक्षत्र पाद होंगे। तो पहले 4 पाद एक नक्षत्र है, जो कि अश्विनी है, अगले 4 पाद अगला नक्षत्र भरणी, और आगे। तो पहले 4 नक्षत्र पाद है मेष, वृषभ, मिथुन और कर्क, और ये पहले 4 पाद अश्विनी नक्षत्र में है। अगले 4 नक्षत्र पाद कहाँ है? अगले 4 नक्षत्र पाद है सिंह, कन्या, तुला और वृश्चिक, ये भरणी नक्षत्र में है। और अगले 4 नक्षत्र पाद है धनु, मकर, कुंभ और मीन, और ये तीसरा नक्षत्र बनाते हैं, जो कि कृत्तिका नक्षत्र है। बस इतना है कि तीसरे नक्षत्र का सिर्फ एक पाद मेष साइन के अंदर आता है। तो अब हम साइन के बारे में इतनी बात नहीं कर रहे, हम नक्षत्र लेवल पर ही रहेंगे, ये आखिरी लेवल पर रहेगा। तो पहला नक्षत्र अश्विनी के 4 नक्षत्र पाद है मेष, वृषभ, मिथुन और कर्क से शुरू। अगला नक्षत्र भरणी शुरू होता है अगले पादों से,
जो कि सिंह, कन्या, तुला और वृश्चिक है। और फिर तीसरा नक्षत्र कृत्तिका शुरू होता है धनु, मकर, कुंभ और मीन से। और फिर हम रोहिणी और आगे बढ़ते हैं। तो इस तरह नक्षत्र चलता है। आखिरी नक्षत्र पाद पर भी जब नक्षत्र बदलता है तो इस तरह ऊर्जाएं परिभाषित होती है, वो बिछी हुई है। अब एक चीज जो हम देखते हैं वो है कुछ नक्षत्र स्वामियों में समानता। तो हम जानते हैं कि नक्षत्र स्वामी भी एक खास पैटर्न को फॉलो करते हैं और हमने वो पैटर्न दशाओं में देखा। क्यों दशाएं एक खास पैटर्न को फॉलो करती हैं और उस पैटर्न को क्या परिभाषित करता है? मिसाल के तौर पर अगर पहली दशा सूर्य की है तो अगली दशा चंद्र की है, फिर तीसरी दशा मंगल की, फिर चौथी दशा राहु की, फिर गुरु की, फिर शनि की, फिर बुध की, फिर केतु की और फिर शुक्र की, और इसी तरह दशाएं परिभाषित होती है। शुक्र के बाद फिर सूर्य, चंद्र वगैरह। पैटर्न इसी तरह चलता है। लेकिन इस पैटर्न की वजह क्या है? कोई खास स्वामी की दशा पहले क्यों आती है और फिर दूसरी और तीसरी, लेकिन अगला नक्षत्र स्वामी एक खास ग्रह क्यों होता है? मिसाल के तौर पर अगर अश्विनी का स्वामी केतु है तो भरणी का स्वामी शुक्र क्यों है और कोई और नहीं? क्या इसकी कोई गहरी वजह है कि केतु पहले नक्षत्र का स्वामी हो, शुक्र दूसरे नक्षत्र का स्वामी हो? क्या कोई खास वजह है कि केतु पहले नक्षत्र का स्वामी हो, शुक्र दूसरे का, सूर्य तीसरे का, चंद्र चौथे का, मंगल पांचवे का? इसकी वजह उस आखिरी प्रसार में छिपी है जो बताता है कि कुछ नक्षत्रों के स्वामी कुछ खास ग्रह क्यों होते हैं। और वो जवाब नक्षत्र पाइदों से आता है, मतलब कि कुछ नक्षत्र पाइदों का कुछ ग्रह ऊर्जाओं के बीच कॉमन होना जरूरी है। मिसाल के तौर पर अगर आप गहरे लेवल पर देखें तो पाएंगे कि केतु के अधीन सभी नक्षत्रों के पाइदों में मेष, वृषभ, मिथुन और कर्क ऊर्जाएं होती है। जो भी नक्षत्र केतु के अधीन है, मसलन अश्विनी केतु के अधीन है, मघा केतु के अधीन है, मूल केतु के अधीन है और मघा के चारों पाद, क्योंकि एक नक्षत्र के सिर्फ 4 पाद ही हो सकते हैं, तो मघा के 4 पाद भी मेष, वृषभ, मिथुन और कर्क ही है। तो केतु के अधीन तीनों नक्षत्रों के सभी 4 पाद एक जैसे हैं, जो है मेष, वृषभ, मिथुन और कर्क। अब वो और कौन से ग्रह ऊर्जाएं हैं जिनके पास यही पाद मेष, वृषभ, मिथुन, कर्क है? आप पाएंगे कि वही पाद किसी भी नक्षत्र के जिसमें एक जैसे पाद हो, वो चंद्र और गुरु के अधीन भी होते हैं। मिसाल के तौर पर जब आप रोहिणी, जो चंद्र के अधीन है, को देखते हैं और रोहिणी के 4 पाद देखते हैं तो पाएंगे कि रोहिणी के 4 पाद भी मेष, वृषभ, मिथुन और कर्क ही है। या जब आप गुरु के अधीन नक्षत्रों को देखते हैं तो गुरु के अधीन सभी नक्षत्रों के भी वही 4 नक्षत्र पाद है, मेष, वृषभ, मिथुन, कर्क। मतलब के पाद लेवल पर, नक्षत्र पाद लेवल पर, बारीक ऊर्जा लेवल पर केतु के नक्षत्र पाद एक जैसे हैं, यानी केतु के अधीन नक्षत्रों के नक्षत्र पाद एक जैसे हैं, चंद्र के अधीन नक्षत्रों के नक्षत्र पाद एक जैसे हैं और गुरु के अधीन नक्षत्रों के नक्षत्र पाद एक जैसे हैं। हर एक की बारीक लेवल ऊर्जाएं केतु, चंद्र और गुरु के अधीन सभी नक्षत्र बारीक DNA लेवल पर, पाद लेवल पर एक जैसी ऊर्जाएं रखते हैं, जो है मेष, वृषभ, मिथुन और कर्क। अगर ये स्वामी है, अगर ये नक्षत्रों के स्वामियों की ऊर्जाएं हैं, तो स्वामी क्या है? ये एक कॉम्बिनेशन है, ये एक ट्रियो है। केतु, चंद्र और गुरु एक त्रयी है जिसके नक्षत्र पाद ऊर्जाएं एक जैसी है। मतलब के केतु, चंद्र और गुरु का गहरा अर्थ उनके प्रकटीकरण में, उनके संकेत में, उनके उद्देश्यों में, उनके मकसद में सबसे बारीक DNA लेवल पर एक जैसा है। केतु, चंद्र और गुरु के मकसद के प्रकटीकरण का प्रसार एक जैसा ही है। और दूसरे ग्रुप कौन से हैं? दूसरे ग्रुप जो आपको मिलेंगे वो है शुक्र, मंगल और शनि। और तीसरा और आखिरी ग्रुप है सूर्य, राहु और बुध। तो शुक्र, मंगल और शनि, इन तीनों के अधीन जो नक्षत्र है उनमें से हर नक्षत्र के 4 पाद वो अगले पाद होंगे, जो है सिंह, कन्या, तुला और वृश्चिक। तो शुक्र के अधीन सभी नक्षत्रों के 4 नक्षत्र पाद सिंह, कन्या, तुला और वृश्चिक है।
मंगल के अधीन सभी नक्षत्रों के भी वही नक्षत्रपाद है, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक। और शनि के अधीन सभी नक्षत्रों की भी वही नक्षत्रपाद ऊर्जाएं हैं, फिर से सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक। इसका मतलब ये दूसरी त्रयी है, शुक्र, मंगल और शनि। मतलब के बारीक डीएनए लेवल पर, गहरे संकेत में, मकसद के प्रकटीकरण के लेवल पर शुक्र, मंगल और शनि के अधीन नक्षत्र एक जैसे हैं। और फिर इन ग्रह ऊर्जाओं का एक ही मतलब है, एक ही उद्देश्य है। फिर आखिरी तीसरा ग्रुप कौन सा है? तीसरा ग्रुप है सूर्य, राहु और बुध। मतलब के सूर्य के अधीन नक्षत्रों के नक्षत्र पाद लेवल पर और राहु के अधीन और बुध के अधीन अगले 4 नक्षत्र पाद जो है धनु, मकर, कुंभ और मीन कॉमन है। तो सूर्य के अधीन सभी नक्षत्रों की नक्षत्र पाद ऊर्जाएं एक जैसी है। राहु के अधीन सभी नक्षत्रों की भी वही नक्षत्र पाद ऊर्जाएं हैं और बुध के अधीन सभी नक्षत्रों की भी वही नक्षत्र पाद ऊर्जाएं हैं जो है धनु, मकर, कुंभ और मीन। अब इस वजह से ऊर्जा फैलती है और इसलिए केतु पहले आएगा और फिर शुक्र के अधीन नक्षत्र अगले आते हैं, फिर सूर्य के अधीन नक्षत्र अगले आते हैं और फिर उसके बाद फिर से तो 4 पाद खत्म हो जाते हैं। मेष, वृषभ, मिथुन, कर्क खत्म, केतु के अधीन 4 नक्षत्र पाद और फिर अगला नक्षत्र शुक्र के अधीन जिसमें सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक ऊर्जाएं हैं और फिर अगला नक्षत्र सूर्य के अधीन जिसमें धनु, मकर, कुंभ, मीन ऊर्जाएं हैं। तो इस तरह वो फैलते हैं क्योंकि उन खास नक्षत्र पायदों का वहां होना जरूरी है और इसलिए नक्षत्र स्वामी उस पैटर्न को फॉलो करते हैं जहां पहला नक्षत्र केतु के अधीन है, दूसरा नक्षत्र शुक्र के अधीन है, तीसरा नक्षत्र सूर्य के अधीन है, चौथा नक्षत्र चंद्र के अधीन है और आगे भी। और आप ये भी पाएंगे कि इन त्रयों का कॉम्बिनेशन यानी केतु, चंद्र और गुरु एक दूसरे से चौथे, फोर्थ या केंद्र में होते हैं जिस तरह से नक्षत्र बिछे हैं। तो जब आप केतु के नक्षत्र को चंद्र के नक्षत्र से गिनते हैं, मिसाल के तौर पर वो उससे चौथा होगा, या जब आप उन्हें केंद्र से गिनते हैं और अगर आप चंद्र से गुरु के नक्षत्र गिनते हैं तो वो उससे चौथा होगा, या गुरु से केतु तक चौथा या केंद्र में या 7वां, जैसा कि आप कुंडली में देखते हैं। तो ये नक्षत्र, ये त्रयियां एक दूसरे के केंद्र में केंद्र होती है। तो केतु, चंद्र और गुरु एक दूसरे के केंद्र में है, शुक्र, मंगल और शनि एक दूसरे के केंद्र में है, सूर्य, राहु और बुध एक दूसरे के केंद्र में है जब आप नक्षत्र स्वामियों को एक दूसरे से गिनते हैं। और इसलिए गहरे बारीक अर्थ में, क्योंकि केतु, चंद्र और गुरु की ऊर्जाएं एक जैसी होनी चाहिए, इसलिए नक्षत्रों का पैटर्न भी 3 पैटर्न को फॉलो करता है। जिस तरह से नक्षत्र स्वामी एक दूसरे से नक्षत्र पाद ऊर्जाओं के आधार पर रखे गए हैं। लेकिन इस त्रयी का क्या मतलब है? हमने कहा कि केतु, चंद्र और गुरु के नक्षत्र पाद ऊर्जाएं एक जैसी है, तो इसका क्या मतलब हुआ? तो नक्षत्र पाद ऊर्जाएं एक जैसी है तो उद्देश्य के लेवल पर, गहरे बारीक लेवल पर वो एक जैसी है। तो इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब है कि केतु, चंद्र और गुरु की प्रगति करने की शैली लगभग एक जैसी है। केतु से शुरू करें। केतु का मतलब क्या है? केतु से शुरू होने वाले नक्षत्र का मतलब है कि इस जीवन का उद्देश्य त्याग करना है, देना है, अपने लिए नहीं बल्कि दूसरों के लिए करना है। और यही केतु का मतलब है, अपने लिए नहीं, दूसरों के लिए, दूसरों की सेवा करना, दूसरों के लिए करना और अपने लिए नहीं करना। और चंद्र और गुरु भी इसी पैटर्न को फॉलो करते हैं, मतलब चंद्र दूसरों का पालन पोषण करना है, चंद्र दूसरों का सपोर्ट करना है। तो चंद्र पहले दूसरों को सपोर्ट और नर्चर कर रहा है और बाद में खुद को या खुद को बाद में। गुरु वो ग्रह है जो दूसरों को समृद्धि देने वाला या देने वाला, विपुलता और दूसरों के लिए बड़े दिल वाला और अपने लिए नहीं। और इसलिए केतु, चंद्र और गुरु की ऊर्जाएं हैं दूसरों को देना, दूसरों का पालन पोषण करना, दूसरों के लिए बड़ा दिल होना, अपने कर्म में बुद्धिमान होना कि कैसे तुम दूसरों के लिए पालन पोषण, सपोर्ट और काम करते हो। और यही केतु, चंद्र और गुरु ऊर्जाओं का मतलब है।
शुक्र, मंगल और शनि की ऊर्जाएं क्या है? शुक्र यानी शुक्राचार्य। शुक्राचार्य वो एकमात्र देवता हैं जिनके पास संजीवनी का ज्ञान है। संजीवनी जीवन देने वाली है। हम रामायण में संजीवनी का महत्व जानते हैं। संजीवनी विद्या या संजीवनी भूति की जरूरत लक्ष्मण को वापस जीवित करने के लिए पड़ी थी जब वो मूर्छित या मृत या बेजान घोषित कर दिए गए थे, और इसलिए हनुमान को उड़कर हिमालय से, पहाड़ों से संजीवनी भूति लानी पड़ी थी। और वो संजीवनी का ज्ञान शुक्राचार्य, जो शुक्र है, के पास है। मतलब शुक्र जीवन देने वाला है। शुक्र सिर्फ घनिष्ठता या आपके जुनून और ऊर्जा के बारे में नहीं है। शुक्र सिर्फ सेक्स या भौतिक जीवन के बारे में नहीं है। शुक्र ऊर्जा देने के बारे में भी है। और इसलिए गहरे, बारीक लेवल पर जीवन की बारीक चीजें, मतलब खाना पाना, रोजी रोटी पाना, पैसा पाना, जो जीवन के लिए जरूरी है, गृहस्थ आश्रम जीवन को टिकाए रखने के लिए निहायत जरूरी है। ऊर्जा चाहिए, खाना चाहिए, रोजी चाहिए, पैसा चाहिए समाज की तरक्की के लिए, और यही शुक्र है। शुक्र समाज को जीवन देने के लिए खड़ा है, खुद जीवन को जीवन देने के लिए वो संजीवनी है। और इसलिए शुक्र इस त्रयी में पहला ग्रह है, उसके बाद मंगल आता है। मतलब शुक्र यानी दूसरों के लिए करना, दूसरों के लिए रोजी रोटी पैदा करना, दूसरों के लिए साधन बनाना, दूसरों के लिए संसाधन बनाना। और इसलिए मंगल का लक्ष्य वही है जो शुक्र कह रहा है। मंगल का लक्ष्य शुक्र या शुक्र जैसी ऊर्जाओं की मदद करना है, मतलब संसाधन देने वाला बनना, या आपका मुख्य लक्ष्य संसाधन देने वाला होना चाहिए और दूसरों के प्रति संवेदनशीलता, दूसरों को जीवन देना, और अनुशासन के साथ, वचनबद्धता के साथ, निष्ठा के साथ, और शनि की कर्म ऊर्जाओं के साथ। और इसलिए शुक्र, मंगल और शनि एक जैसे हैं, क्योंकि उनका समग्र उद्देश्य एक ही है, संसाधन बनाना, रोजी रोटी बनाना, दूसरों के टिकने, बढ़ने, फैलने, आगे बढ़ने के लिए साधन बनाना, और जीवन देने वाला बनना। और यही मंगल का उद्देश्य है, और यही शनि का उद्देश्य है। और शनि किसके लिए खड़ा है? सबसे नीचे वालों के लिए, सबसे गरीबों के लिए। और इसलिए सबसे गरीब और सबसे बेसहारा, और इसलिए अगली नक्षत्रपाद ऊर्जाएं जो शुक्र, मंगल और शनि में कॉमन है, वो है सबसे गरीब, सबसे दबे कुचले लोग, सबसे बेसहारा लोग। और यही नक्षत्रपाद ऊर्जाओं का मतलब है। तो शुक्र, मंगल और शनि के आखिरी डीएनए लेवल पर एक जैसी प्रवृत्ति है। और तीसरा और आखिरी ग्रुप क्या है? तीसरा और आखिरी ग्रुप है सूर्य, राहु और बुध। तो सूर्य पहले आता है, आत्मा, सोल पहले आती है। मतलब इस जीवन के लिए आपका कर्म, वो जुनून और भूख और लालच जिसे राहु दिखाता है, वो आत्मा के लिए है। आत्मा के प्रकटीकरण और उद्देश्य का पीछा करने के लिए, न कि सांसारिक भौतिक चीजों के लिए। और यही राहु आपको असली कर्म से दूर ले जाने की कोशिश करता है, खासकर अगर राहु दूसरे पाप ग्रहों के पहलू या युति से घिर जाए। और इंसान को इस बात का बहुत ध्यान रखना चाहिए, समझना जरूरी है कि राहु जहां भी बैठा है, वहीं आपका मुख्य कर्म है। राहु के जहां भी पहलू 5वें और 9वें हो, वो भी मुख्य कर्म है। लेकिन राहु का मुख्य कर्म आत्मा के कर्म का पीछा करना है। आत्मा का कर्म है अलग अलग अनुभवों को भोगना, लीडर बनना, अपनी प्रतिष्ठा के साथ चलना, अपने गौरव के साथ चलना, समाज के लिए और करना, समाज में बदलाव लाना आत्मा के लेवल पर, और अपनी आत्मा को ऊपर उठाना। और यही राहु का मुख्य कर्म है। और बुध की बुद्धि के साथ, सही और गलत में फर्क करने की विश्लेषणात्मक क्षमता के साथ, चंद्र आपको सोचने के लिए दिया गया है, लेकिन बुद्धि आपको सही और गलत के बीच चुनाव करने के लिए दी गई है। तो अपनी विश्लेषणात्मक क्षमताओं, बुध की बुद्धि और इंटेलिजेंस का उपयोग करते हुए वो कर्म करो जो राहु दिखाता है, आत्मा की लाइन में, अपनी आत्मा को ऊपर उठाने के लिए। और यही आखिरी प्रसार है। और इसलिए सूर्य, राहु और बुध की कर्मिक या नक्षत्रपाद ऊर्जाएं आखिरी 4 धनु, मकर, कुंभ, मीन है। और इसलिए गहरे अर्थ में ये नक्षत्र ग्रुपिंग लेवल ऊर्जाएं हैं। पहले केतु, चंद्र और गुरु, फिर शुक्र, मंगल और शनि, और फिर सूर्य, राहु और बुध।
और अगर आप सबसे गहरे लेवल पर नहीं समझते कि नक्षत्रपाद लेवल पर ग्रह ऊर्जा का क्या अर्थ है, तो आप इस ग्रुपिंग को मिस कर देंगे। तो जहां भी आपका केतु है वहां आपको त्याग करना है, लेकिन आपको संसाधनों का त्याग करना है। आपको दूसरों के लिए संजीवनी देने वाला बनना है, और शनि की प्रतिबद्धता, समर्पण और कर्म ऊर्जाओं के साथ। जहां भी आपका सूर्य है, जहां भी आपका राहु है, वहां कर्म आत्मा के लेवल पर होना चाहिए, जहां आप नैतिक आचरण, सदाचार, गौरव, नैतिकता, सिद्धांतों के साथ आत्मा को ऊपर उठाने की कोशिश कर रहे हों। और इस तरह हम जीवन जीते हैं। और जहां भी शुक्र, मंगल और शनि ऊर्जाएं ग्रुप होती हैं, वहां शुक्र दूसरे भाव को भी दिखाता है। सिर्फ संसाधन ही नहीं बल्कि मूल्य, और आपके पारिवारिक मूल्य क्या है। तो मूल्यों के साथ जीवन जीना, मूल्यों और सिद्धांतों के साथ, नैतिक और सदाचारी मानकों के साथ, और इसे दूसरों के लिए बनाना, यही कर्मिक जिम्मेदारी का लेवल है, जिसके लिए मंगल लक्ष्य पाने वाला, गोल गेटर, और शनि दूसरों, सबसे गरीब, सबसे दबे कुचले लोगों के लिए प्रदाता के रूप में खड़ा है। और यही नक्षत्रपाद लेवल ऊर्जाओं का गहरा अर्थ है, हर नक्षत्र स्वामी के लिए, और यह भी कि वे नक्षत्र स्वामियों में एक खास पैटर्न क्यों फॉलो करते हैं, और 27 नक्षत्रों के ग्रुपिंग में भी, और जिस क्रम में वे ऊर्जाओं को प्रकट करते हैं। तो दोस्तों, अपनी कुंडलियों में देखो और पता करो कि खास ग्रह किन नक्षत्रों में, किन नक्षत्र पायदों में बैठे हैं, वो एक्टिवेटेड हैं। उन नक्षत्र पायदों का गहरा मतलब समझो, उस तरीके से जो मैंने तुम्हें बताया है, जो चर्चा हमने की है, और फिर अपने जीवन का असली अर्थ, असली मकसद समझो डीएनए लेवल पर, बारीक से बारीक लेवल पर, और उसे आगे बढ़ाओ। तो दोस्तों, इस वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, और अगर तुम मेरे से पर्सनल कंसल्टेशन चाहते हो तो प्लीज मुझसे संपर्क करो नीचे दिए गए लिंक्स में। किसी और समय, किसी और वीडियो के साथ तुम्हारा दोस्त और गाइड इरफान साइन ऑफ करता है। नमस्कार।